हम लोग क्लास 9th का चौथा चैप्टर जलवायु के बारे में देखते हैं। हालांकि इसमें आधे पढ़ेगा। भारत की जलवायु कैसी है? मौसमी जलवायु। कैसा जलवायु है? मौसमी। मौसमी जलवायु माना जाता है भारत के। मौसमी शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है अरब से हुआ। अरबी शब्द यानी कि मौसम से हुआ। मौसम क्या है? अरबी शब्द से। मौसम का अर्थ होता है मौसम। मानसूनी का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। मानसून का अर्थ क्या होता है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के परिवर्तन के अनुसार। एशिया में मौसमी जलवायु। एशिया में पूछेगा वहाँ का मौसमी जलवायु किधर से किधर रहता है, तो दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में रहता है। एशिया जो है ना, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ये एरिया में ज़्यादा रहता है। दक्षिण भी है और दक्षिण पूर्व में है। गर्मी में राजस्थान का मरुस्थल का ताप 50 डिग्री से हो जाता है। पूछेगा गर्मी में राजस्थान का मरुस्थल कितना डिग्री हो जाता है? 50 डिग्री से हो जाता है। और यही कि गर्मी में राजस्थान का तो 50 डिग्री, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगान एक जगह है, वहाँ पर पहलगान में आपको 20 डिग्री सी होता है। तो जम्मू कश्मीर में पहलगान में 20 डिग्री सी। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का ताप, जम्मू कश्मीर में पहलगान कहेगा तो गर्मी के दिन देख रहे हैं पहलगान, हम लोग 20 डिग्री हो गया, लेकिन ये सर्दी के दिन में हम लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसका द्रास एक जगह है। द्रास का ताप हो जाता है आपको -45 डिग्री सी में चला जाता है, समझ लीजिए। ठंडा में 20 और गर्मी में हो जाता है 20 डिग्री सी, और ठंडा में एकदम 0 से भी नीचे माइनस में चला जाता है 45 डिग्री। जबकि थिरुवनंतपुरम जो केरल में पड़ता है, वहाँ का तापमान 22 डिग्री सी होता है। ठंडा में पूछेगा थिरुवनंतपुरम का तापमान 22 डिग्री सी होता है। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सी होता है। पूछेगा थार के मरुस्थल जो देख रहे हैं वहाँ दिन का तापमान कितना होता है? 50 डिग्री सी। हम लोग देख लिए यहाँ पर जो गर्मी में राजस्थान का मरुस्थल का हो या थार का मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है, वहाँ तापमान 50 डिग्री सी हो जाता है। वही थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सी का हो या राजस्थान के मरुस्थल। जबकि रात में 15 डिग्री सी हो जाता है, घट के 45 सीधे 35 घट जाता है, वहाँ 15 डिग्री सी हो जाता है। केरल, अंडमान एवं केरल में या तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिन रात का तापमान लगभग समान होता है। क्यों? यहाँ केरल हो गया तटवर्ती क्षेत्र हो गया, अंडमान निकोबार भी यहाँ तटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो समुद्र के किनारे है वहाँ पर तापमान दिन रात बराबर रहता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता। तो वार्षिक वर्षण में क्या भिन्नता है जरा देखिए। मेघालय में पूछे वार्षिक वर्षण में भिन्नता, तो मेघालय में भिन्नता 400 डिग्री सी से लेकर के लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। पूछेगा वार्षिक वर्षण में भिन्नता क्या देखते हैं? हम लोग यही देखते हैं भिन्नता कि मेघालय में 400 डिग्री सी वर्षा होता है, और वहीं लद्दाख में देखा जाए और पश्चिमी राजस्थान में वहाँ 10 डिग्री सी से भी कम वर्षा होता है, जो ये आपको पड़ जाता है उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी भाग। उत्तरी क्षेत्र का पश्चिमी भाग है लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान। मेघालय में पूछा 400 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो मासीराम में होता है, जो विश्व का सर्वाधिक 1.3 इसने शायद 11 पॉइंट कुछ क्या था इसमें। देश में अधिकतर वर्षा जो होता है, देश में जितना भी वर्षा होता है वो जून और सितंबर का महीना में होता है। यहाँ जून सितंबर का महीना में अधिकतर हमारे देश में वर्षा होती है, जो केरल के 1 जून से शुरू होता है और पूरे देश में फैल जाता है 15 जून होते होते हैं। 15 जून होते तो पूरे देश में। तमिलनाडु के तटवर्ती, तमिलनाडु के जो कोरोमंडल के तट पर पड़ता है तमिलनाडु के तट पर, यहाँ तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर नवंबर में वर्षा होता है, वो भी लौटती मानसून के कारण होता है। कब होता है? लौटती मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर में यहाँ वर्षा होता है। पूछेगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर यहाँ पर कब वर्षा होता है? अक्टूबर नवंबर में। क्यों? तो लौटती मानसून के कारण होता है, यहाँ से लौटता है, इधर से जाता है। आपको 1 जून से केरल से शुरुआत करता है और यहाँ जाते जाते पूरा 15 जून में पूरा देश में, फिर अक्टूबर नवंबर में दौड़ना शुरू हो जाता है, और कोरोमंडल के तट पर जाकर वर्षा गदा गदा पानी होता है तमिलनाडु में। वही का तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है, और फिर कोरोमंडल के तट पर। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरी मैदान में जो देखोगे, उत्तरी मैदान में देखो क्यों घटता है, कारण भी है। उत्तरी मैदान में देखो पूर्व से करने चल रहे हैं, पश्चिम कर चल रहे हैं, तो समझिए कि वर्षा जो है घटती है, वर्षा होने की मात्रा घटती है। कैसे? जब 1 जून से केरल से स्टार्ट होता है तो ये तटवर्ती क्षेत्र से टकराती है, तो कुछ भाग ऐसे गुजरती है पानी वर्षा, और कुछ तटवर्ती क्षेत्र से दाहिने ओर मुड़ते हुए मेघालय में जाती है। मेघालय में पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासीराम, यहाँ से भी मेघालय से टकरा करके मेघालय में ही आपको गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, यही गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराता है और पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और पश्चिम की ओर मुड़ता है जो ही, तो समझ लीजिए कि वहाँ
वर्षा घटता जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वर्षा, फिर वर्षा सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, यहाँ के बाद फिर घटना शुरू होता है पश्चिम की ओर। और ये जो वायुमंडल था ये भी इनका मिल जाता है दिल्ली के लगभग आसपास। वही कह रहा है मैदान, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटता है। कहाँ? उत्तरी मैदान में। राजस्थान में घर की दीवार देखा जाए, राजस्थान में पूछा कि घर की दीवार, तो वहाँ लूनी नदी बहती है, जहाँ राजस्थान में मरुस्थल, जहाँ तापमान गर्मी में 50 डिग्री से चल जाता है, वहाँ देखा जाए दीवार मोटी होता है। क्यों? मोटी रहने के कारण आपको वहाँ पर गर्मी नहीं लगेगा, ठंड महसूस होगा। और भी चपटी होता है कि ताकि, है ना, तिरछी कितने पड़े उस पर। तराई क्षेत्र और गोवा, तराई क्षेत्र हो गया, गोवा हो गया और मंगलौर हो गया, तीनों में ढलाई वाली छत मिलती है। क्यों? तो तराई क्षेत्र में और गोवा में, मंगलौर में ज़्यादा वर्षा होता है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में, इसलिए ढलाई होने के कारण उस पर वर्षा कम होगा। तराई, गोवा, मंगलौर, ढलाई वाली छत मिलती है। पर असम में घर बांस के खंभे होते हैं, क्योंकि असम में ज़्यादा वर्षा होता है, चलते काम बांस के खंभे से घर बना करके रखता है। किसी भी देश की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 कारक है। किसने कारक है? कोई भी देश है, उसकी जलवायु को नियंत्रित करना है, कोई भी क्षेत्र है, तो जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो 6 कारक है, अक्षांश हो गया, तुंगता हो गया, तुंगता भी बोलते हैं, ऊंचाई को बोला जाता है तुंगता, वायुदाब प्लस पवन तंत्र, समुद्र से दूरी को भी के अनुसार भी आपका जलवायु परिवर्तन होता है, और महासागरीय के धारा से भी जलवायु परिवर्तन होता है, ऊंचा वक्ष लक्षण से भी होता है। क्या क्या देखें? अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, ऊंचा वक्ष लक्षण। विषुववृत्त से ध्रुव की ओर तापमान घटता है। कह रहा है विषुववृत्त से ध्रुव की ओर तापमान घटता है, हमेशा देखेगा विषुववृत्त है, इधर सीधा जाओगे तापमान घटता है, ऊपर जाओगे तो तापमान घटता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सीधा कितने पड़ती है, घटता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रहे, व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाती है या जाता है, तो वायुमंडलीय सघनता कम जाता है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तो जाएगा तो आपको तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो सघन की मात्रा ज़्यादा होगा, क्योंकि वायु ठंडा होगा तो सटेगा, और सटेगा तो सघन बनेगा ज़्यादा। वही कहा है कि व्यक्ति की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय सघनता कम जाता है। ऊंचाई को इधर होगा जी, इधर से ना मेरा, इधर ऊंचाई को इधर भरेगा, तटवर्ती भाग ऊंचा है ज़्यादा, इसलिए सघनता घटेगा यहाँ पर, और तापमान भी घट जाता है, तापमान भी घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई विषुवत रेखा से दूर भाग ऊंचाई है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो सघनता घटेगा और तापमान भी घट जाता है, क्योंकि सूर्य कितनी तिरछे पड़ती है। पहाड़ियाँ गर्मी के समय ठंड होती है, ठंडी के समय, गर्मी के समय ठंड होती है, इसलिए जब तापमान घट गया, सघनता घट गया, तो समझिए पहाड़ियाँ गर्मी के समय ठंड होती है, पहाड़ी वहाँ के ठंड हो जाता है। वायुदाब प्लस पवन तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वायुदाब पवन तंत्र क्या है? अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायुदाब और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? आपको अक्षांश और ऊंचाई दोनों पर। महासागरीय धाराएं के बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाएं तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय जलधारा जो है समुद्र से तट की ओर जब चलती है, समुद्र से तट की ओर चलती है, तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ का जो जलवायु है प्रभावित कर, ठंडा होगा ठंडा बना देगा इसको, है ना, और गर्मी होगा तो गर्म बना देगा इसको, इस एरिया को। नेक्स्ट, विश्व का अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित है, वो भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो कह रहा है का मतलब विश्व का अधिकतर मरुस्थल दिखेगा तो आप उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय यहीं पर मिलता है आपको, यहीं महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, वो भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर मिलता है। उपोष्ण जो होता है 0 से लेकर के 23.5। किसी स्थान के जलवायु को ऊंचा वक्ष से भी निर्धारित करता है। ऊंचा वक्ष हो गया आपको, ऊंच पवन तंत्र भी हो गया, महासागरीय धारा भी हो गया। अक्षांश के बारे में जरा देख लेते हैं हम लोग। कर्क रेखा देश के देखा जाता है मध्य में बीचों बीच होकर गुजरता है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से गुजरता है, छगु रामझा पत्री में या मित्र पर कमछा झार। पश्चिमी में कच्छ जो गुजरात से शुरुआत होता है, अब मिजोरम के से पूर्वी भाग मिजोरम तक लास्ट होता है, वहीं से गुजरता है, कच्छ से गुजरता है और मिजोरम तक चला जाता है। देश का आधा से आधा भाग कर्क रेखा वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कह रहा है देश का जितना भी आधा भाग है कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। जो कर्क वृत्त है, या ये देखिए कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, कर्क वृत्त के यही ना कर्क वृत्त है, सब दक्षिण में स्थित है, आधा से अधिक भाग दक्षिण में स्थित है, क्योंकि यहाँ कर्क गुजरता है तो यहाँ से 8 राज्य से गुजरता है, गुजरात से कच्छ से शुरू होता है, मिजोरम तक इधर पड़ता है। वही कहता है कर्क रेखा कर्क वृत्त के दक्षिण में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। कौन सा क्षेत्र कहता है? उष्णकटिबंधीय। यहाँ से देखिए, यहाँ जब हाथ पड़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क वृत्त है, कर्क वृत्त खेला दक्षिण में, एक दक्षिण में देख रहे ना, इधर दक्षिण पड़ा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उष्णकंड। और जो ये हो गया विषुवत रेखा और कर्क रेखा बीच में उपोष्ण कहलाता है। ऊंचाई, भारत के उत्तर हिमालय में औसत ऊंचाई,
भारत का उत्तर में हिमालय है। पूछे भारत के उत्तर में हिमालय है, जहाँ सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, और सतलज नदी भी निकलती है। हिमालय का औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर। भारतीय तट क्षेत्र विशाल है। हालांकि हिमालय के बारे में पीछे पढ़ लिए हम लोग। भारतीय तटीय क्षेत्र कैसा विशाल है। इसका तटवर्ती क्षेत्र जो है ये वाला विशाल है। इसका औसत ऊंचाई देखा जाए 30 मीटर होता है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। हिमालय काम क्या है? मध्य एशिया से जो भी आता है हवा आती है उसको रोक देता है, रोक कर ठंडी हवा को रोक देता है। मध्य एशिया से जितना भी ठंडी हवा आती है, पूछेगा मध्य एशिया से कौन सी हवा चलती है ठंडा, कौन रोकता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय आते हैं, हिमालय रोक देता है। और हिमालय में भारतीय उपमहाद्वीप में जाने से रोकता है कौन? हिमालय। मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। इन्हीं पर्वत के कारण माने हिमालय के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ता है। यानी सबसे ज़्यादा ठंड एशिया में, मध्य एशिया में, तो उसके बाद महाद्वीप में, उपमहाद्वीप। वायुदाब तथा पवन के बारे में। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। पूछेगा भारत कौन सा क्षेत्र में स्थित है? ऐसे उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन पवन के बारे में कहेगा तो उत्तर पूर्वी, सही बात है। और व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्व में है। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टी से उत्पन्न होता है। पूछेगा वायुदाब व्यापारिक पवन कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टी से उत्पन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च कर रहा है। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टी से उत्पन्न होता है। यहीं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब है, यहाँ उच्च दाब ज़्यादा है, यहीं से उत्पन्न होता है व्यापारिक पवन। यह दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर ऐसे बह जाती है, ऐसे निकल जाती है, दक्षिण की ओर बहती है। बहते हुए कोरियोलिस बल के कारण दाहिने ओर विक्षेपित होता है। ये दाहिनी ओर किसके कारण विक्षेपित होता है? कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर। अब विशुद्ध निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए वर्षा कम कराती है, यहाँ वर्षा कम कराता है। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ जाता है, और दाहिने गोलार्ध में बाईं ओर। ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम केरल से गुजरता आता है। केरल में 1 जून में, यही 1 जून में आता है। इस समय यहाँ का है ठंडा है, 1 जून के यहाँ ठंडा है, और ठंडा है, यहाँ पर गर्मी है, तो यहाँ का लो प्रेशर हवा हो जाएगा हाई प्रेशर, हाई से लो प्रेशर में हवा जाती है, तो यहाँ वर्षा कराती है, क्योंकि यह ठंडा से गर्म की ओर जा रहा है। तो यहाँ समुद्र किनारे है, तो समुद्र किनारे है तो वर्षा पानी ठंडा होगा, ठंडा तो यहाँ हवा जाएगा ठंडा होगा, गर्म तो पानी कराता है उत्तरी मैदान में। अब सूर्य किरणें घूमे घूमे यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ हो गया गर्म, तो यहाँ से उठेगा तो यहाँ पानी गिरेगा। लेकिन कभी काल का होता है सूर्य किरणें यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो एरिया ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो यहाँ से हवा उठ से उठेगी, तो ये हवा चल देगी गर्म की ओर। इस एरिया में गर्म है, लो प्रेशर है, तो चलेगी, तो इधर तो समुद्र है नहीं कि नमी होगा, हवा में नमी नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तरी मैदान है, तो यहाँ वर्षा कम कराती नहीं होता। लेकिन यही वर्षा आपको कहीं कहीं देखेगा, कुछ इस एरिया से गुजरता तब ना। लेकिन अगर इस एरिया से गुजरेगा तो देखते हैं हम लोग, है ना, दाहिने ओर, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल पूर्वी तट पर वर्षा होती है। यहाँ तमिलनाडु के कोरोमंडल भाग है, यहाँ पर पूर्वी तट पर अक्टूबर नवंबर में वर्षा होता है, अक्टूबर नवंबर में वर्षा हो जाता है। जून के महीने में यहाँ 15 जून में पूरे भारत में। कोरियोलिस बल के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पूछेगा कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और भी आभासी बल होता है। कोरियोलिस बल के कारण पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में कहेगा जाएगा, इधर हवा कने घूमता है, दाहिनी ओर मुड़ता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ गया, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में आया तो समझ के बाईं ओर मुड़ गया। इसे याद करिए, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। पूछेगा कोरियोलिस बल के कारण व्यापारिक पवन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है, याद कर लेना है। इसे फेरल के नियम कहते हैं, दाईं और बाईं जो होता है फेरल के नियम कहते हैं। जेट धारा क्या है? तो हम लोग देखते हैं 27 डिग्री सी से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच को जेट धारा बोला जाता है। पूछेगा जो 6 मंडल में चलता है जेट धारा, पूछेगा जेट धारा कहाँ से कहाँ चलती है? 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलती है। जेट धारा जो है आपको 27-30 के बीच चलती है, उत्तरी अक्षांश, याद करना है, उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा भी बोलते हैं। पूछेगा जेट धारा का एक और नाम क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट। उपोष्ण एक उत्तरी अक्षांश है,
27 से 30 डिग्री एक उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट। 6 मंडल में स्थित है। भारत में यह धारा ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होता है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ष पूरे सालों भर हिमालय के दक्षिण में, हिमालय जो है ना ऐसा हिमालय से एक दक्षिण में वर्षा होता है जेट के कारण। इधर गर्मी में 14 डिग्री सी उत्तरी अक्षांश पर बहती है। पूछेगा जब ये जेट धारा गर्मी में कहाँ बढ़ती है? गर्मी में उत्तरी अक्षांश पर बढ़ती है। देखिए उत्तरी अक्षांश में हमेशा बहबे करती है हवा, जो 27 से 30 डिग्री होता है। आपको चाहे ठंडा रहे गर्मी रहे, गर्मी कह देगा तो 14 डिग्री सी उत्तरी अक्षांश पर बहती है हवा, ये जेट प्रवाह। जेट धारा के बारे में भी और पढ़ना। संकरी पट्टी में से संकरी पतला पतला रूप में रहता है ऐसा। 6 मंडल में इसका देखा जाए जेट धारा के 6 मंडल ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक है। 12,000 मीटर से भी अधिक जेट धारा की ऊंचाई है। पश्चिमी हवाएं यहाँ उत्पन्न 12,000 मीटर से अधिक पश्चिमी हवाएं यहाँ होती है हमेशा जेट धारा में। चाल देखा जाए 110 किलोमीटर प्रति घंटा, गर्मी के दिन में 110, सर्दी एक ठंडा जगह तो थोड़ा सा चाल और बढ़ जाता है, 184 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल होता है। सबसे अधिक तेज जेट धारा अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा माना जाता है। पूछेगा सबसे अधिक तेज जेट धारा का नाम बताइए। अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा कहता है। अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भूमध्य है आपको भारत के थोड़ा सा पश्चिम है, यहीं से ठंडा हवा बहती है। यूपी उत्तर प्रदेश बिहार में आपको ये थोड़ा सा प्रभावित करता है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के कारण। सर्दी के महीने में उत्पन्न होती है। पूछेगा पश्चिमी चक्रवात कब उत्पन्न होती है विक्षोभ? तो सर्दी के महीने में उत्पन्न होता है। सर्दी के महीने में उत्पन्न होती है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। सर्दी ठंडा के दिन होता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो होता है पश्चिमी, ये तो पश्चिमी है, भूमध्य सागर से आने वाली जगह, भूमध्य सागर से जाने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। यही भूमध्य रेखा से पश्चिमी प्रवाह हो रहा है, इस चलते यहाँ आपको वर्षा तनमनी करा देता है। भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करता है। जो पश्चिमी विक्षोभ है भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी, उत्तर किधर को और उत्तर पश्चिमी इधर सबको प्रभावित करता है पश्चिमी विक्षोभ। चाहे यूपी रहे, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सबको प्रभावित करता है पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब आता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आता है मानसूनी महीने में तब करता है उष्ण कटिबंधीय, साथ ही साथ अक्टूबर नवंबर में आता है। मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर नवंबर में है। तो मानसूनी का महीना कहने का मतलब जून सितंबर और अक्टूबर नवंबर में भी होता है। कोरोमंडल तट पर तटीय भाग को प्रभावित करती है और अक्टूबर नवंबर में जाती है तो इसको प्रभावित करता है कोरोमंडल भाग को पश्चिमी चक्रवात। क्या कहते हैं चक्रवात में भूमध्य सागर से ठंडा हवा चलती है, प्रभावित करता है उत्तरी पश्चिमी भाग को, या यूपी रहे, बिहार रहे या दिल्ली रहे। सर्दी के महीने में उत्पन्न होता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है जिला वही भूमध्य सागर क्षेत्र से उठती है और पश्चिमी भूमध्य रेखा से उठती है, पश्चिमी प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। अब यह क्या करता है भारत के उत्तर पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करता है। भारत के उत्तर उत्तरी भाग को प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने तो अबे करता है जून सितंबर में, और उसके साथ साथ अक्टूबर नवंबर में आता है उष्ण कटिबंधीय जगह तक आता है अक्टूबर नवंबर में, और वहाँ तटीय भाग को प्रभावित करता है। तटीय भाग जो इसको प्रभावित करता है आपको पश्चिमी चक्रवात या उष्ण कटिबंधीय को ही बोला जाता है चक्रवात। भारतीय मानसून के बारे में देखते हैं। क्लास 9 का है जलवायु से। भारत की जलवायु मानसूनी पवन से ज़्यादा प्रभावित होता है। कह रहा भारत की जलवायु मानसूनी पवन से क्या होता है? ज़्यादा प्रभावित होता है मानसूनी पवन से। नाविक ने बताया था मानसूनी जो पवन है इसका नाम कौन दिया था? नाविकों ने। मानसून सबसे पहले नाम अरबवासी व्यापारी ने दिया था। सर्वप्रथम नाम दिया था अरबवासियों ने और नाविक ने बताया था। मानसून सर्वप्रथम नाम अरबवासी व्यापारियों ने बताया था। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा होता है। मानसून का प्रभाव पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी कहाँ? तो 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 20 डिग्री दक्षिण में, 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 20 डिग्री दक्षिण तक ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा मानसून प्रभाव होता है। यहाँ सूर्य कितने नजदीक पड़ता है, सीधा पड़ता है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर कहाँ? हिंद महासागर में। एल नीनो के बारे में पढ़ते हैं। एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो के प्रभाव से हिंद महासागर गर्म हो जाता है। एल नीनो जो पेरू कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। एल नीनो जो पेरू के दक्षिण अफ्रीका के ठंडे जलधारा के स्थान पर, पेरू के जो ठंडे जलधारा होता है उसके स्थान पर कौन आता है? स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से ऊपर बहती है। एल नीनो ठंडे जलधारा का स्थान पर कौन आता है?
एल नीनो, और पेरू तट से होकर बहती है एल नीनो। इस चलते दाब के समय परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। दाब के समय परिवर्तन किससे संबंधित है? एल नीनो से। इस घटना को एनसो कहते हैं। एल नीनो का जो घटना होता है उसका बोलते हैं। जितना भी घटना घटा जो पेरू दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, तो ठंडी जलधारा के स्थान पर किसी तरह जल्दी ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन होने के संबंध को एल नीनो कहते हैं। इस घटना को एनसो बोलते हैं, एनसो या एल नीनो। एनसो का नाम पूरा एल नीनो दक्षिण दोलन, एल नीनो साउथ दोलन, एल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा को एल नीनो कहते हैं। पेरू की जो ठंडी जलधारा है उसके स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा आ जाता है, इसको कहते हैं एल नीनो। एल नीनो जो है स्पेनिश शब्द से बना। कौन सा? स्पेनिश शब्द। स्पेनिश शब्द का अर्थ होता है बच्चा। एल नीनो का अर्थ होता है बच्चा तथा बेबी। क्राइस्ट को व्यक्त करता है, बच्चा बेबी। यह क्रिसमस के समय बहती है। किसमें बहती है एल नीनो? क्रिसमस के समय। और समुद्र के सतह का ताप को बढ़ा देता है। पूछेगा एल नीनो कब बहती है? क्रिसमस के समय। और क्या करता है? समुद्र के जो सतह है वो ताप को बढ़ा देते हैं। उस क्षेत्र का व्यापारिक पौने को शिथिल करता है। देखिए, समुद्र के सतह को ताप को बढ़ाता है और बढ़ा करके, और एल नीनो गर्म है तो समुद्र की ठंडी में जाएगा तो ठंडा हो जाएगा और शिथिल कर देता है। व्यापारिक पौने अस्थायी है। कैसा? व्यापारिक पौने पूछा कैसा है? अस्थायी। वही भाई मान लेते क्या कहते हैं भारतीय मानसून के बारे में? भारत की जलवायु मानसूनी पवन से बहती है और ज़्यादा प्रभावित होता है। ये नाविक ने सबसे पहले बताया था मानसून पवन के बारे में। लेकिन पूछेगा कि सबसे पहले मानसून शब्द का नाम किसने दिया था? अरबवासियों ने, अरबवासी व्यापारी ने। मानसून का प्रभाव कहाँ पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ये लो 20 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री दक्षिण में। और क्या देखें? मेडागास्कर हिंद महासागर में पड़ता है। एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है, ज़्यादा प्रभाव हिंद महासागर में होता है। जो पेरू के निकट दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वहीं पर ठंडी जलधारा के स्थान पा देता है एल नीनो। और प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बह जाती है एल नीनो। कौन सा तट? पेरू तट से। इस दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। इस घटना को एनसो के नाम से जानता है। एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। ठंडी जलधारा के स्थान पर एल नीनो की जो ठंडी जलधारा है उसके स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा हो जाता है, क्योंकि ठंडी जहाँ वहाँ एल नीनो आएगा तो गर्म हो जाएगा और फिर अस्थायी हो जाता है। स्पेनिश शब्द है एल नीनो, एक स्पेनिश शब्द है, बच्चा से संबंधित है। बच्चा का मतलब बेबी, क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यह क्रिसमस के समय बहती है एल नीनो। समुद्र के सतह के ताप को बढ़ा देती है। बढ़ा देने के बाद उस क्षेत्र के जनित ताप बढ़ने के बाद उस क्षेत्र के व्यापारिक पौने को स्थिति में कमजोर कर देता है। व्यापारिक पौने अस्थायी होता है। पूछेगा मानसून का आगमन एवं वापसी के बारे में पढ़ते हैं। मानसूनी पौने नियमित नहीं होता, मैंने अस्थायी होता है। जो भारत हम देखें मानसूनी से भारत की जलवायु मानसूनी पवन से ज़्यादा प्रभावित होता है, जो नाविक ने बताया था। अरबवासी व्यापारी ने सर्वप्रथम नाम दिया था। वही मानसूनी पौने नियमित नहीं होता, अस्थायी होता है। मानसून का समय जून से शुरुआत होता है और मध्य सितंबर तक चलता है। पूछेगा और टोटल 100 से 120 दिन के बीच तक होता है मानसून का समय, जून से सितंबर तक। जून सितंबर टोटल 100 से 120 दिन है। मानसून का प्रस्फोटन या फटना बोलते हैं। कह रहा है मानसून प्रस्फोट या फटना बारिश के आने के बाद, जब बारिश होने लगता है तो बारिश के आने के बाद बारिश लगातार जारी रहता है ना, इसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोटन बोलते हैं। भारतीय मानसून का आगमन 1 जून से होता है। कहाँ होता है? 1 जून केरल से शुरू। यहाँ केरल है, यहीं से शुरू होता है 1 जून से। वो सप्ताह का प्रथम सप्ताह से, जून का प्रथम सप्ताह से, जून के 1 जून प्रथम सप्ताह केरल से शुरू होता है और 10 जून होते होते मुंबई पहुँच जाते हैं। यहाँ 1 जून से शुरू होता है और मुंबई यहाँ पहुँच जाता 10 जून तक, है ना, अरब सागर वाला हिस्सा से। वही कह रहा है भारतीय मानसून का आगमन 1 जून केरल से शुरू होता है और 10 जून के बाद मुंबई पहुँच जाती है अरब सागर वाला भाग से। बंगाल खाड़ी से भी उठती है। देखिए अरब मानसून देखा जाए यहाँ से भी उठती है, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी से यहाँ से उठती है तो असम पहुँच जाती है। वही खैर बंगाल की खाड़ी से उठती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुँच जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में, पहले के सप्ताह में असम पहुँच जाती है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत के कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती है। आगे जहाँ पहुँचता है असम में, इधर हिमालय पर्वत आता है। हिमालय के पर्वत के शिवालिक जो भाग है उसे टकरा करके मानसून उत्तर पश्चिम में मुड़ जाती है। वही ऊंचे पर्वत के कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम की ओर गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। गंगा का मैदान आता है, इधर मुड़ जाता है। मध्य जून तक मैंने मध्य जून कहने के मतलब 15 जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, अरब सागर शाखा जो इधर से भी होते हुए आता है अरब वाला और बंगाल खाड़ी, ये दोनों यहाँ जाकर टकराता है उत्तर पश्चिम में। वही कह रहा मध्य जून तक 15 जून तक अरब सागर शाखा और सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भाग तक पहुँच जाती है। ये कह रहा है अरब सागर जो यहाँ सौराष्ट्र देश जो है कच्छ यहीं पहुँच जाता है अरब सागर वाला। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भाग तक पहुँच जाती है। अरब सागर में बंगाल खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में आपस में मिल जाता है। कह रहा
अरब सागर वाला और बंगाल खाड़ी वाला दोनों उत्तरी पश्चिम भाग में, मध्य भाग में जाकर मिलते हैं यहाँ पर, है ना, मिल जाते हैं। वही कर अरब सागर या बंगाल खाड़ी शाखा दोनों गंगा का मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में आपस में मिल जाता है। गंगा का मैदान यहाँ पर पड़ता है, अरब सागर वाला और बंगाल खाड़ी दोनों जाकर के गंगा का उत्तरी मैदान यहाँ पर पड़ता है, वहीं पर मिलता है गंगा का उत्तरी मैदान, यहाँ पर गंगा लिखा हुआ आपस में मिल जाता है। दिल्ली में वर्षा बंगाल की खाड़ी से जून के अंतिम सप्ताह में 29 जून से होती है। पूछेगा दिल्ली में जो वर्षा होती है किस कारण से होता है? बंगाल खाड़ी से होती है। यहाँ पर बंगाल खाड़ी यहाँ पर दिल्ली आ जाता है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, वहीं पर आपको दिल्ली में बंगाल खाड़ी से जून के अंतिम अंतिम करने मतलब कि अंतिम सप्ताह मतलब 29 जून को होता है वर्षा दिल्ली में। क्या कहते हैं हम लोग? मानसून प्रस्फोटन। पटना में बारिश आने के बाद बारिश लगातार जारी रहता है, इसको कहते हैं मानसून प्रस्फोटन। भारत के मानसून का आगमन 1 जून से शुरू होता है और फिर 1 जून से शुरू होता है तो 10 जून तक होता है तो मुंबई पहुँच जाता है। 10 जून तक मुंबई पहुँच जाता है। 1 से शुरू हुआ 10 जून तक मुंबई पहुँच गया जून के प्रथम सप्ताह में। फिर ऊंचे पर्वत कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाता है। जब असम बंगाल खाड़ी वाला देख रहे हैं लोग ना, बंगाल की खाड़ी से भी उठती है मानसून और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाता है। बंगाल की खाड़ी से जो उठता है जून के प्रथम सप्ताह में असम से पहुंच जाता है। असम में बंगाल खाड़ी हिमालय से टकराता है शिवालिक पहाड़ी से और टकरा कर पश्चिम में मुड़ जाता है। पश्चिम मुड़ जाता है, यहाँ पे गंगा का मैदान है और गंगा का मैदान यहाँ पर है जो उत्तर पश्चिम में वहाँ टकराती है। मध्य जून तक अरब सागर की शाखा, अरब सागर का जो शाखा है इधर वाला मध्य जून तक मैंने 15 जून तक सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भाग तक पहुँच जाता है। कच्छ गुजरात में पड़ता है, यहाँ तक कुछ पहुँचता है, बारिश होता है कुछ राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ गुजरात है। अरब सागर बंगाल खाड़ी शाखा दोनों गंगा के उत्तरी पश्चिम भाग में आपस में मिल जाता है। अरब सागर वाला शाखा और बंगाल के खाड़ी वाला शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, गंगा का उत्तरी मैदान है उत्तर पश्चिम भाग में मिल जाते हैं, यहाँ पर आपस में मिल जाते हैं। दिल्ली में वर्षा बंगाल खाड़ी से होता है जून के अंतिम सप्ताह 29 जून को होता है। कर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून क्या करता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी कहने मतलब इस एरिया में इधर है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी वाला नहीं पूर्वी राजस्थान, इतना होता नहीं इधर वाला पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पूर्वी राज्य तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई मतलब 15 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश, मध्य जुलाई तक, ये है जुलाई के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राज्य में। लेकिन यहाँ 15 जुलाई आते आपको हिमाचल प्रदेश देश के शेष भाग हिस्सों में पहुँच जाता है। चित्र देख सकते हैं 4.3। पूरे भारत में 15 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहता है। पूछेगा मानसून सक्रिय कब होता है? पूरे भारत में 15 जुलाई आते हैं। मानसून की वापसी भी देखते हैं हम लोग, चित्र 4.4 कह रहा है मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है, हमेशा क्रम के अनुसार होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, इसी सब राजस्थान हो गया, इस सब के बारे में बोल रहा है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य सितंबर में प्रारंभ होता है। कब? सितंबर में प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है मानसून की वापसी सितंबर में। और मध्य अक्टूबर मैंने 15 अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय भाग उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। 15 अक्टूबर देखिए सितंबर शुरू होता है, 15 अक्टूबर आते हैं प्रायद्वीपीय भाग तक पहुँच जाता है, इधर से इधर प्रायद्वीपीय भाग तक पहुँच जाता है। वही कह रहा सितंबर में शुरू होता है और मध्य अक्टूबर 15 अक्टूबर आते मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। उत्तरी भाग से पीछे एकदम नीचे हट जाता है, प्रायद्वीप की ओर आ जाता है। दिसंबर का प्रारंभ तक देश के शेष भाग तक मानसून की वापसी होता है। पूछेगा देश में जो शेष भाग है मानसून की वापसी कब होता है? तो दिसंबर में होता है। दिसंबर आते हैं तो सब अपन वापस लौट जाता है बंगाल खाड़ी पे, कोई अरब सागर में चलाता है पूरे देश से। नेक्स्ट जाड़े के दिनों में लौटती मानसून से वर्षा होता है, कभी कभी लौटता है, सितंबर शुरू होता है, अक्टूबर आते थे, है ना। तो वही कहा जाड़े के दिनों में लौटती मानसून से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होता है, कभी कभी लौटती है तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट यहाँ पर यहीं वर्षा होता है, यहीं पर वर्षा कोरोमंडल तट पर यहाँ पे लौटते वक्त वर्षा होता है तमिलनाडु में। वही कहा जाड़े के दिनों में लौटती मानसून से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। भारत में 4 प्रकार ऋतु होता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। शीत और ग्रीष्म पढ़ना है रूप से, शीत में ठंडा और ग्रीष्म में गर्मी, वर्षा जानी रहे, बसंत जानी रहे। शीत ऋतु के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत में स्टार्ट होता है, कहाँ होता है ग्रीष्म शीत ऋतु? उत्तर भारत है ना, यहाँ पर यहीं से स्टार्ट होता है शीत ऋतु। उत्तर भारत में स्टार्ट होता है मध्य नवंबर तक, फरवरी तक, मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक शीत नवंबर और फरवरी के बीच में चलता है, नवंबर और फरवरी तक चलता है ना। रबी फसल यहाँ उगता है, गेहूँ मटर, यहाँ रबी फसल उगता है। रबी फसल करने में गेहूँ होगा, मटर होगा, चना होगा, इस प्रकार के यहाँ पर उगता है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडे लगता है, यहाँ पर देखा जाए दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा। नवंबर फरवरी में तो होता है ठंडा, लेकिन ज़्यादा लगता है आपको दिसंबर और जनवरी में। दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है,
दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। तापमान यहाँ देखा उत्तर से दक्षिण को जाने पर घटता है। उत्तर से लेकर दक्षिण को रहा होगा तापमान घटता है शीत ऋतु में। चेन्नई का तापमान 24 डिग्री होता है जो दिसंबर में, जबकि उत्तर मैदान में 10 से लेकर 15 डिग्री के बीच होता है तापमान। उत्तरी मैदान में कितना तापमान होता है? 10 से 15 डिग्री के बीच होता है। यहाँ तो तापमान घटता है, चेन्नई में 24 डिग्री से तापमान होता है ठंडा से घटते घटते, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 10 से 15 डिग्री तापमान होता है उत्तरी मैदान में। दिन गर्म रात ठंडी होता है। उत्तरी मैदान में देख रहे हो तो दिन यहाँ गर्म रहता है, रात ठंडी होता है। उत्तरी पूर्वी भारतीय व्यापारिक पौने स्थल से समुद्र तक चलते हैं। पूछेगा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने कहने चलते हैं स्थल से समुद्र तक चलते हैं। उत्तर में भी है और व्यापारिक पौने स्थल से इधर स्थल हो गया और समुद्र तक की ओर चल रही है। वही कह उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने स्थल से समुद्र तक चलती है। देश में अधिकतर भाग शुष्क मौसम होता है। पूछेगा शुष्क मौसम सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन सा मौसम आता है? शुष्क। तमिलनाडु के तट पर वर्षा होना और शुष्क मौसम है, इसी चलते व्यापारिक पौने कारण ही तमिलनाडु में कभी कभी वर्षा होता है। पूछेगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? स्थल से समुद्र तक। देश में अधिकतर भाग शुष्क मौसम से होता है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। यहाँ तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है ज़्यादा। क्या कहते हैं शीत ऋतु में उत्तर भारत में स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक चलता है। नवंबर से फरवरी में होता है स्टार्ट, ये नवंबर लिखा हुआ है। और दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तापमान देखा जाए यहाँ उत्तर से लेकर के दक्षिण में आओगे तो घटता है, जैसे 24 डिग्री चेन्नई में होता है तापमान दिसंबर में 24 डिग्री तापमान होता है। जब उत्तर मैदान में 10 से 15 डिग्री, यहाँ 10 से 15 डिग्री तापमान के बीच होते हैं तापमान। दिन गर्म रात ठंडा ज़्यादा होता है। यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने जो चलता है उत्तर पूर्व से लेकर के समुद्र की ओर चलता है, जो स्थल से समुद्र तक चलता है। इसलिए देश भर में अधिकतर भाग शुष्क होता है। क्यों शुष्क होने का कारण है कि यहाँ शुष्क होता है, स्थल से समुद्र की ओर आता है, तो इसी चलते शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं हम लोग। दूसरा शीत ऋतु पढ़ लिया तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं हम। मार्च मई में स्टार्ट होता है। ग्रीष्म ऋतु कब होता है? मार्च से मई तक। मार्च में देखा जाए ढाकन का पठार का उच्च ताप होता है 38 डिग्री से। पूछेगा ढाकन का पठार का उच्च ताप कब होता है? तो मार्च में। कितना होता है? तो 38 डिग्री सी होता है, 38 डिग्री सी में होता है। अप्रैल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में तापमान 42 डिग्री होता है। पूछ सकता है 42 डिग्री तापमान कहाँ होता है? मध्य प्रदेश प्लस गुजरात। कब? तो अप्रैल में होता है। मई में उत्तर प्रदेश, अप्रैल में मध्य प्रदेश प्लस गुजरात दोनों में तापमान 42 डिग्री सी होता है। मई में उत्तर पश्चिमी भाग मैदान का तापमान 45 डिग्री होता है। उत्तर पश्चिमी भाग का जो तापमान होता है मई आते थे मई में उत्तर पश्चिमी भाग का मैदान यहाँ वाला इधर वाला ये 45 डिग्री तापमान कितना होता है? 45 डिग्री होता है। क्या कहते हैं ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई होता है। और मार्च में ढाकन का पठार का घनत्व उच्च तापमान 38 डिग्री से होता है। और क्या देखें अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों का तापमान 42 डिग्री से होता है। और यहाँ देखें लोग मई आते थे उत्तर और पश्चिम भाग पर तापमान जो मैदान है यहाँ 45 डिग्री से होता है। लू क्या है? लू एक ग्रीष्म काल में चलते हैं, मैंने गर्मी के दिन में चलता है लू। धूल भरी गर्म होता है प्लस शुष्क दोनों होता है, हवा है। पूछेगा लू क्या है? गर्मी के दिन में चलते हैं ग्रीष्म काल में। कैसा है? धूल भरी गर्म और शुष्क हवा। धूल भी भरा एक साथ है और गर्म भी है और शुष्क हवा भी है। लू दिन में भारत के गर्म नहीं लगता है, लू लगभग करता है, शुष्क भी लगता है, पानी निकल सुखा देता है। दिन में भारत के उत्तर पश्चिम में चलते हैं। दिन में देखा जाए तो भारत के जो ये भाग है उत्तर और पश्चिम भाग पर चलता है लू, यहीं लू चलता है सब जगह। लू की मतलब यहीं है, यहीं पर लू चलता है ना, उत्तर और पश्चिम भाग पर। काल बैसाखी राजस्थान में सबसे ज़्यादा चलता है। काल बैसाखी लू में हम लोग यहाँ लू नहीं कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, और बंगाल ऑस्ट्रेलिया में बिली के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में वर्षा, काल बैसाखी से पश्चिम बंगाल जाओगे वहाँ वर्षा कराते हैं। पूछेगा पश्चिम बंगाल में वर्षा किस कारण से होता है? काल बैसाखी है ना, बैसाख के दिन में होता है, इसी चलते बैसाखी वर्षा नाम दे दिया है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में वर्षा होता है। कर्नाटक और केरल दोनों में पूर्व मानसून वर्षा होता है। पूछेगा कर्नाटक और केरल, जान रहे यहाँ पे केरल हो गया और कर्नाटक हो गया, इससे है ना, यहाँ पर ये दोनों जगह पूर्व मानसून वर्षा होती है। पूछेगा पूर्व मानसून वर्षा कहाँ होता है? तो केरल में होता है, कर्नाटक, ये दोनों जगह देखिए केरल में और कर्नाटक में दोनों जगह कौन सा वर्षा होती है? मानसून, पूर्व मानसून वर्षा होती है। कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा होती है। आम जल्द पक जाती है, जब पूर्व मानसून होता है यहाँ पर तो आम जल्दी पक जाता है। कहाँ? केरल और कर्नाटक में तो आम जल्दी पक जाती है, इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि आम जल्दी पक जाता है इसलिए। पूर्व मानसून का नाम दिया है आम्र वर्षा। कहाँ होता है? केरल और कर्नाटक, केरल कर्नाटक में होता है। मानसी डैम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है तथा स्टाइलेग्माइट प्लस स्टाइलेक्टाइट गुफा के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा मानसी डैम किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय में पड़ता है मानसी डैम, और
स्टैलेगमाइट स्टैलेगमाइट प्लस स्टैलेक्टाइट गुफा के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट गुफा कहाँ है, तो मासीराम मेघालय में।